साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन को लेकर आते हैं, जो आपके किसी भी प्रकार के अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त डिस्क्रिप्टिव भी क्लासेस होंगी और चल भी रही हैं। ऐप पर बहुत सारे मटेरियल्स आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर पीसीएस के एग्जाम्स हो, बीई हो या फिर सुपर टेट हो, उन सारी चीज़ें के लिए आपके पास ये क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आप इन सारी पीडीएफ और टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो सतलज, झेलम, रावी और ब्यास आपको बताना मेरे भाई कौन सी जो है क्या पूछ रहा है। रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी आंसर, रावी। ठीक है, और हाँ मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन के आंसर आपको पता हुआ करे तो आप तुरंत कमेंट में लिख दिया करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखें जरूर, क्योंकि इससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। यह परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बनाई गई है। इससे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे देखो, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों पर लंबाई में भारत का प्रथम पायदान पर है। ठीक है, ध्यान देना, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में, ठीक है, सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम स्थान पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ रोड लेंथ इन इंडिया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो भाई बताओ क्या विकल्प सही होगा। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, सड़कों की जाल के लिए भारत में जो है सड़कों की लंबाई के मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। उसके बाद फिर यूपी का नंबर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान का। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप जानते हैं इन वीडियोज को तैयार करने में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लिया करें। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिए और ऐप डाउनलोड करके आप इन सबको प्राप्त करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई 4 विकल्प है। इंग्लैंड से डेप्ट टू इंडिया, इकोनॉमिक पॉवर्टी, ठीक है, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखें सही विकल्प आपको बताना है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। क्या है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये सही विकल्प है। धन निष्कासन सिद्धांत के जनक कौन है, दादा भाई नौरोजी साहब। ठीक है, 2 मई 1867 को, कब, 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए उनके लेख जो इंग्लैंड से डेप्ट टू इंडिया में उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा इंग्लैंड जो है भारत का धन ऐंठ रहा है और बदले में भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि गरीबी इसलिए हो रही कि हमारे यहाँ से धन जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो है कांग्रेस की स्थापना का एक बीज भी था। यहाँ पर देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिनकी नियुक्ति 1917 में हुई, उनको जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, स्टैची आयोग, मैकडोनल आयोग। द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन which was appointed in 1917, ठीक है, कब, 1917 में। was also known by the what other name, किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति कब हुई, 1917 में। इसको किसी अन्य और नाम से किसी और नाम से जाना जाता है, तो भैया वो है सैडलर आयोग। क्या है, सैडलर आयोग। जी हाँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है वो 1917 में हुआ था। ठीक है भैया, और 1917 में हुआ था। इसका एक और अन्य नाम है सैडलर, सा से सैडलर, और इसको जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से आप ध्यान रखें। ठीक है भैया, अगर हम बात करें इसका जो गठन हुआ था वो माइकल सैडलर की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय सदस्यों की बात करें तो आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद थे। इनकी प्रमुख सिफारिशें थी स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम 3 वर्षीय हो। ठीक है, इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय से अलग हो। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है कितने में, 40 भागों में, 50 भागों में, 60 में, 70 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा है, यानी कितनी विधानसभाएं हैं वहाँ पे। आप सब जानते हैं यहाँ पर 70 विधानसभाएं हैं। ठीक है,
तो जब एक बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 67 सीट से जीता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम सबसे गहरी झील है? बैकाल झील, ह्यूरॉन झील, विक्टोरिया झील, विनिपेग झील। तो भाई बताओ सही विकल्प है यहाँ पर बैकाल झील। हाँ, अगर हम बात करें विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील, क्या है? बैकाल झील, जो कि साइबेरिया कहाँ पर है? रूस में। इसकी गहराई की बात करें तो 1637 मीटर है। कितना? 1637 मीटर है। ठीक है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, जापान, अमेरिका, चिली, चीन। तो आयोडीन की बात हो रही है मेरे भाई, आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है चिली। कमेंट करते रहे मेरे भाई, आंसर लिखते रहे, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, इसलिए आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। विश्व का सबसे बड़ा आयोडीन उत्पादक देश कौन है? चिली है। यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और जो है प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। प्रशांत महासागर से लगने वाली इसकी लंबी तटरेखा आयोडीन उत्पादन में सहायक है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा यानी मरकरी, रबर। आपको बताना है भैया। देखो अब यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना, सही विकल्प है रबर। जी हाँ, जैव निम्नीकरण है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। अगर हम बात करें तो भारतीय मतलब ये जो है बायोडिग्रेडेबल का जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाए उन्हें क्या बोला जाता है? जैव निम्नीकरण। ठीक है, तो ये अपघटित हो जाएगा, लेकिन ये ए और ये तीनों अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, रबर आसानी से अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसको जैव निम्नीकरण कहा जाता है, यानी रिसाइकिल किया जा सकता है। आगे देखो भाई, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1980 में, 1950 में, 1972, 1952 में। ठीक है, अब देखो मेरे भाई सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प है 1972। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972 में। कब? 1972 में। यहाँ पर आप ध्यान रखें। और उसका उद्देश्य था वन जीवों की सुरक्षा देना और अवैध शिकार व्यापार रोकना। 2003 में संशोधन के बाद इसका नाम जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002, ठीक है, 2002 किया गया। इसमें अपराधों के लिए कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है भैया। ठीक है, चलो, पृथ्वी के जो है परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, यहाँ पर देखो, अ बॉल ड्रॉप आउट फ्रॉम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बिल। वो कहाँ जाएगी? सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, उसी कक्षा में घूमती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, बताएं सही विकल्प क्या होगा? उसी कक्षा में, कंटिन्यू टू रिवॉल्व द सेम ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में, उसी कक्ष में घूमती रहेगी। और उसके पीछे क्या कारण है उस पर भी हम बात करेंगे। उपग्रह में से गिराई हुई वस्तु उसी उपग्रह में घूमती रहेगी, यह न तो पृथ्वी पर गिरेगी और न ही अंतरिक्ष में, और यह वस्तु उसी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा लगाती रहेगी। ठीक है, चलो भैया यहाँ पर देखिए, पिच ब्लेड मुख्य स्रोत है। ठीक है, पिच ब्लेड इज द मेन सोर्स ऑफ यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर आपको बताना, वो है यूरेनियम। जी हाँ, यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी व दुर्लभ तत्व है। परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका? 92 है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत पिच ब्लेड है। उपयोग की बात करें तो नाभिकीय भट्टियों में परमाणु ईंधन तथा परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? यूरोक्रोम। जी हाँ भैया, किसकी वजह से? देखिए यहाँ पर, यूरिन यूरोक्रोम। ठीक है, इसकी वजह से पीला होता है। ठीक है, यूरोक्रोम का निर्माण की बात करें तो हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। पित्त जो है यकृत से निर्मित पाचन द्रव है। ठीक है, ये क्या है? यकृत से जो है निर्मित जो है पाचन द्रव है। अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये भैया हार्मोन नियंत्रित व विटामिन डी निर्माण में सहायक है। अधिक होने पर हृदय रोग, यानी इससे क्या होता है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हार्ट अटैक होता है। अब लसिका की अगर हम बात करें तो यह अंतःस्रावी द्रव को
कोशिकाओं में पाई जाती है, अंतःस्रावी द्रव जो कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है। सिनोवैक गिवन फॉर कोविड-19 इज, यहाँ पर देखें, mRNA वैक्सीन, गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर, संपूर्ण वायरस का टीका, प्रोटीन उप इकाई। देखो अब इसमें आपको कमेंट करके आपको अपना आंसर बताना। सही विकल्प है भाई संपूर्ण वायरस का टीका। जी हाँ, सिनोवैक वैक्सीन संपूर्ण वायरस का टीका है। विकसित करने वाली कंपनी की अगर हम बात करें तो सिनोवैक जो है बायो फार्मास्यूटिकल्स, जो कि चीन की कंपनी है, और कोविड-19 के लिए ये उपयोग किया गया था। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यूएनईपी का विस्तार क्या है? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूएनईपी? यूनाइटेड नेशनल, यानी फुल फॉर्म क्या होगा उसका? यूनाइटेड नेशंस एक्सचेंज प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस जो है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स प्रोग्राम। तो क्या होगा यूएनईपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। सही विकल्प है भाई बी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, ये इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में हुआ था। कहाँ पर? नैरोबी, जो कि केन्या में है, और इसका मुख्यालय वहाँ पर है। उद्देश्य इसका वैश्विक पर्यावरण संरक्षण पर एवं नीतिगत सहयोग करना। ठीक है, चलो भाई। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट? 2001, 2025, 2005, 2015। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो किस वर्ष हुआ था भैया? 2001 में। जी हाँ, ये आपका सही आंसर है। पौधों की किस्मों का संरक्षण मिलता है इसमें। कृषकों व संवर्धकों के अधिकारों की रक्षा होते हैं। पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, चलो भाई। भारत में मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण उपलब्ध होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ लोन्स आर अवेलेबल इन द मनी मार्केट इन इंडिया? दीर्घकालिक ऋण, मध्यावधिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका अल्पकालिक ऋण। क्या है? अल्पकालिक ऋण, ये शॉर्ट टर्म लोन्स। जी हाँ, भारतीय मुद्रा बाजार में केवल जो है अल्पकालिक ऋण उपलब्ध होते हैं। अवधि जो है 1 से 5 वर्ष तक। ब्याज दर इसकी अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंची होती है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ संगम योजना, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये भैया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आप यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी घोषणा होती है भैया 15 अगस्त 1996 को, 15 अगस्त 1996 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य था विकलांगों का कल्याण और आर्थिक उन्नति करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका प्रावधान था ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के समूह को 15,000 की आर्थिक सहायता, और प्रत्येक समूह को संगम नाम दिया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज सिचुएटेड इन एट लीमा पेरू, शिमला भारत, डायक सेनेगल, डबलिन आयरलैंड। जी हाँ, देखो भाई अब यहाँ पर इसके आंसर को लिख दीजिए फटाक से। सही विकल्प है लीमा पेरू। जी हाँ, CIP का मुख्य जो मुख्यालय है वो लीमा में है। लीमा कहाँ है? पेरू में है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य से तो कुफरी में है। कहाँ पर है? कुफरी। कुफरी भैया कहाँ है? कुफरी भैया है आपका जो है शिमला में। जब आप घूमने जाते हैं, भारत का हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर आपको कुफरी है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की बात हो रही भैया, अब तो भैया और ज़्यादा हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन? 17.31%, 18.50%, 18.90%, 19.05%। ठीक है, तो भैया फटाफट इसके आंसर को आप लिख दीजिए। सही विकल्प है भैया 17.31%। तो अब तो बहुत बढ़ गया होगा यार। ठीक है,
भारत का भूभाग विश्व का मात्र कितना है, 2.4% है। जनसंख्या हमारी इस 17.5% है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। देखो भाई आगे अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। द फोकस एरिया ऑफ द डिफेंस कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश विल बी पूर्वांचल, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बुंदेलखंड। ठीक है, आपको बताना भैया क्या है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा जो है केंद्रित क्षेत्र होगा, क्या होगा, आपको उसका आंसर देना है। क्या है, बुंदेलखंड, खांड नहीं खंड। ठीक है, बुंदेलखंड। 1 फरवरी 2018 को, कब, 1 फरवरी 2018 को जो है क्या प्रस्तुत जो आम बजट हुआ था उसमें 2 रक्षा गलियारों की स्थापना का निर्णय लिया गया। और यह पहला रक्षा गलियारा चेन्नई से बंगलुरु के मध्य, और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश में के बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, और इसका उद्देश्य था रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। मई 2025 में, ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। वेयर वाज द 9th इंटरनेशनल जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड इन मई 2025, कहाँ, नई दिल्ली, रोम, वियना, सिंगापुर। तो भाई इसका आंसर आप फटाफट लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर। 7 मई 2025 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था सुरक्षित और संरक्षित समुद्र। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन अगर हम बात करें तो 2009 से नियमित रूप से किया जा रहा है। ठीक है, चलो भाई, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर गेव एन अकाउंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चालुक। फायान, हेनसांग, इत्सिंग, जो है मातवा लेन। ठीक है, चलो अब इसमें देखें जो सही विकल्प है भैया वो है हेनसांग। क्या है, हेनसांग। चालुक्यों का शासन जो है दक्षिण और मध्य भारत में 6वीं से 12वीं सदी के मध्य रहा। इस काल में हेनसांग भारत आया था तथा उसने जो है पुलकेशिन द्वितीय के न्यायालय का भी भ्रमण किया था। वह चीन के तांग वंश, कौन से, तांग वंश, जी हाँ, तांग वंश के समय भारत आया और भारत और चीन के संबंधों का भी उल्लेख किया है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट इन द एम्पायर ऑफ समुद्रगुप्त। बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल और कश्मीर। तो बता दो भाई फटाफट आंसर यहाँ पर। तो सही विकल्प है कश्मीर। ठीक है, क्या है, कश्मीर। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। गुप्त वंश का एक महान शासक था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने अपने साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और दक्षिण भारत को सम्मिलित किया था। कश्मीर उसके साम्राज्य का भाग नहीं था। गुप्त काल में प्रांत को अवनी क्या बोला जाता है, प्रांत को क्या बोला जाता था, अवनी बोला जाता था। क्या बोला जाता है, अवनी। ठीक है, और उसके बाद जो है भुक्त या अथवा भुक्ति भी कहा जाता था। प्रांतपति को उपरीक या महाराज कहा जाता था। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट, भारत की संचित निधि। तो आप सब जानते हैं सही विकल्प क्या है, बजट। जी हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको लगेगा कि यार बजट तो ये है, पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट जो है फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और संविधान में संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जो है उल्लेख किया गया, जिसे सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या। एट प्रेजेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज क्या है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या होगा भाई, आप जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार में मौलिक अधिकार को रखा था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा था, लेकिन क्या होता है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, उसके दौरान अनुच्छेद 19, ठीक है, जो है 19(1)(4), ठीक है, 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और अब जो है इसको संपत्ति का अनुच्छेद जो है 301, क्या है, अनुच्छेद 301, ठीक है, भाग
12 और अध्याय 6 के अंतर्गत इसको रखा गया। अब यह एक वैधानिक यानी वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार अब ये नहीं रहा। चलो भाई आगे देख लेते। मुद्राक्षस का लेखक, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? भवभूत, बाणभट्ट, विशाखदत्त, कालिदास। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, इसमें आपको बताना है। सही विकल्प है भाई विशाखदत्त। क्या है? विशाखदत्त। ये आपका सही आंसर। मुद्रा राक्षस एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक नाटक, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सफलताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलो। सिकंदर के आक्रमण के समय किस भारतीय राज्य में द्वैध शासन प्रथा थी? पाटल, फेगोला और गंधारिस, सिबोई। तो ये भी नामों ध्यान रख लो भाई। पाटल सही विकल्प। क्या है? पाटल। पाटल। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में क्या किया? भारत में आक्रमण किया और उस समय पाटल राज्य में द्वैध शासन प्रथा थी, जो कि बितस्ता झेलम का युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाया गया था। सिकंदर की अगर हम बात करें तो जो है मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था और 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी, मतलब ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? जाएगा नहीं गया? ठीक है, आपको बताना है। नई दिल्ली, चेन्नई, भुवनेश्वर, राजगीर। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान रखना इसको, कहाँ पर किया मतलब गया है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है राजगीर। जी हाँ, अगर हम बात करें तो भैया राजगीर में जो है इसका आयोजन किया गया था, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का, जो कहाँ पर है? बिहार में है। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2000 कब 29 अगस्त से 7 सितंबर, ठीक है, 2025 तक चला है। ठीक है, और नवंबर 2025 में 24 में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के बाद राजगीर का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। ठीक है, राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजन किया गया था। आगे देखें, जहांगीर के सिंहासनारोहण के बाद के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? 2500, 3000, 4000, 5000। ठीक है, मनसब। तो बताओ भाई, फटाफट आंसर करते रहो। 3000 मनसब। जी हाँ, आप बताएं। यहाँ पर वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के मित्र के रूप में अबुल फजल की हत्या कराई थी। ठीक है, जब जहांगीर सिंहासनारूढ़ हुआ तो 3000 मनसब प्रदान करता था। अबुल फजल की हत्या कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ठीक है, उसके लिए अकबर ने उसे दंडित करना चाहा, परंतु वह बच गया। जहांगीर ने सत्ता में आने के बाद अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया था। भैया जानते हैं गद्दी अपनों को ही मारकर मिलती थी उस समय। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का, अध्यारोपित अपवाह का। ठीक है, तो बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है पूर्ववर्ती अपवाह का। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती सरिताएं वे होती हैं जिनका निर्माण जो है स्थलखंड के जो है उत्थान से पहले हुआ हो। भारत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र प्रमुख उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम की बात करें तो जो है स्थल जो है चेमांग युंगडुंग हिमानी कैलाश श्रेणी तिब्बत में 51, ठीक है, 5150 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बहुत काम का रहा होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिए। पीडीएफ प्राप्त करना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।